वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 23 जून और दिन है मंगलवार का और मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। एलएसी पर जारी तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है। पिछले एक महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। 22 जून को भी कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई जो करीब 11 घंटे तक चली। इस बैठक में भारत ने चीन से साफ शब्दों में कहा है कि वो 5 मई से पहले जिस जगह पर था उस जगह पर वापस लौटे। माना जा रहा है कि बातचीत का यह सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज लेह का दौरा करेंगे। वो 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा भी लेंगे। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है कि भारत के जवानों पर चीन का हमला सोची समझी चाल थी। इसके लिए चीनी आर्मी में जनरल रैंक के अफसर ने मौके पर मौजूद जवानों को ऑर्डर दिया था, जिसका नतीजा एक खूनी झड़प के रूप में सामने आया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक जनरल झाओ झोंग की, जो कि चीनी आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख हैं, उन्होंने ही भारतीय बॉर्डर पर इस एक्शन का आदेश दिया था। बता दें कि झाओ पहले भी भारत के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। उनका मानना रहा है कि अमेरिका और उसके मित्र देशों के सामने चीन को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में भारतीय सैनिकों पर हमला उसी की एक चाल थी, लेकिन चीन ने जैसा सोचा था यह हमला वैसा नहीं गया। उल्टा उसके सैनिकों को ज्यादा नुकसान हो गया। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलवामा के बांदजू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इससे पहले पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने बांदजू में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बलों ने घेराव किया, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा की पहचान पुरी की रथ यात्रा कोरोना संकट के दौर में भी नहीं थमेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को रथ यात्रा की इजाजत दे दी। इसके बाद आज सुबह से ही यात्रा से जुड़े अनुष्ठान भी शुरू हो गए। उधर अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर परिसर में ही शुरू हुई। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच सऊदी अरब ने कहा है कि वो इस साल हज का आयोजन करेगा, लेकिन कोरोना वायरस के कारण केवल सऊदी अरब में रहने वाले ही हज कर सकेंगे, यानी कि दूसरे देशों के लोग इस बार हज नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मामलों के मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार सीमित हाजियों को ही हज करने की इजाजत दी जाएगी। बयान में कहा गया कि इस साल केवल सऊदी अरब में रह रहे लोगों को ही हज की इजाजत होगी। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि कितने लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बाकी इंतजाम भी अपनाने की बात कही गई है। बता दें कि संयुक्त अरब राष्ट्र की स्थापना को करीब 90 साल बीत चुके हैं। इस दौरान हज को कभी रद्द नहीं किया गया। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहां करीब 2 मिलियन लोग हज करने आते हैं। मॉनसून अपनी रफ्तार से उत्तर भारत में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में इसके समय से पहले पहुंचने की संभावना है। पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 22 जून को ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई। अगले कुछ दिनों में बारिश में तेजी आने की उम्मीद है। इस बारिश ने मानसून जल्द पहुंचने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के 24 से 25 जून तक यहां पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये कम दबाव का क्षेत्र हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तर तटीय ओडिशा पर बना हुआ है। ऐसे में अगले 2-3 दिन तक तापमान में इजाफे का कोई भी अनुमान नहीं है। आईएमडी की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में मानसून सक्रिय होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले 24 घंटे में मानसून पहुंच सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़त का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे का इजाफा हुआ। अब यहां पेट्रोल के दाम 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। इसी तरह डीजल की कीमत में 55 पैसे का इजाफा हुआ। अब इसकी कीमत 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यह लगातार 17वां दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। इन 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने का ऐलान किया। इससे भारत समेत दुनिया के आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा है।
ये सस्पेंशन साल के अंत तक लागू रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला अमेरिकी लोगों के हित के लिए लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम उन अमेरिकियों की मदद करने के लिए जरूरी था जिन्होंने मौजूदा आर्थिक संकट के चलते अपनी नौकरी खो दी है। यह निलंबन 24 जून से लागू होगा। इससे बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों के प्रभावित होने का अनुमान है। दुनिया भर में महामारी के रूप में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस के इलाज की अनगिनत कोशिशें जारी हैं। इस बीच पतंजलि आज यानी मंगलवार को कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को पूर्ण वैज्ञानिक विवरण के साथ लॉन्च करने जा रहा है। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को मंगलवार दोपहर 1 बजे हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस दौरान बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,40,215 हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 14,933 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 1,78,014 है, जबकि 2,48,190 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में भुखमरी की आशंका जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत जरूरतमंदों को दिए जा रहे अनाज की सुविधा जुलाई से सितंबर तक बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान में बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पत्नी सहित परिवार के 16 लोग संक्रमित मिले हैं। हालांकि मलिंगा ने 16 जून को अपनी जांच करवाई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद वे 19 जून को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए विधानसभा भी गए थे। उधर महाराष्ट्र में आईएनएस शिवाजी के 8 कैडेट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी की रिपोर्ट नेगेटिव है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 91,86,151 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 49,21,899 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,74,260 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दक्षिण अफ्रीका में हो गए हैं। यहां 1 लाख से ज्यादा केस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1,991 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।